हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सब लोग आई थिंक बहुत अच्छे से होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो एक एम लिया होगा सब लोगों ने आई थिंक उसको पूरा करने की कोशिश में भी लगे होंगे। आज हम बेटा एक पर्टिकुलरली एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसे जब मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ मैं अभी प्रेजेंट में तो वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एक डाउट अपन क्या फेस करते हैं वहाँ पे, कैसे पढ़ें सर, नीट के लिए स्पेशली तैयारी कैसे करें। नीट की मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नीट मेरा टॉपिक है, मैं जनरली नीट की तैयारी कराता हूँ, इसलिए मैं नीट के लिए बात कर रहा हूँ। बट जो आज अपन बात करेंगे वो किसी भी कंपटीशन के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वेदर वो कोई भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में जो एक जनरल प्रॉब्लम्स रहती है स्टूडेंट्स को, अपन उस पर बात करेंगे। जनरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो जो आज हम कंटेंट एक बार कवर कर लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या अपन किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है चीज़, नीट के लिए क्या बेटर है या किसी भी कोचिंग के लिए बेटर क्या है, ऑफलाइन कोचिंग बेटर है या ऑनलाइन कोचिंग बेटर है, इस चीज़ पे बात करेंगे। पढ़ाई कैसे करें, इस चीज़ पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है टाइम टेबल को लेकर के, सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, कितना बनाएं, कितने घंटे की स्टडी चाहिए होती है, ये इस टॉपिक पे बात करेंगे अपन। फिर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स रहती है कि सर हमारे टेस्ट जो चलते हैं किसी भी कोचिंग में, वेदर आप किसी भी कोचिंग में अटैच अगर हैं वहाँ से, तो वहाँ पे टेस्ट चलते होंगे कुछ ना कुछ, वो टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस कैसे करें सर, टेस्ट में परफॉर्मेंस हमारी उतनी बढ़िया नहीं आ रही है, वो कैसे बेटर करें, उस चीज़ पे बात करेंगे। फिर वहाँ पे कुछ अलग टेस्ट चल रहे होते हैं, सर्टेन टेस्ट तो वो होते हैं जो करंट टॉपिक पे ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रीवियस रिवीजन टेस्ट जिसे हम बोल रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। फिर सर हमने कुछ एम ठाना है, बीच में हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर कम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, मन नहीं करता पढ़ने का, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। सर बीच में बर्थडे आता है, सेलिब्रेट करें या ना करें, मन तो बहुत करता है करने का, बट बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग आपके बोलते होंगे कि नहीं बर्थडे सेलिब्रेट मत करिए। कोई भी ओकेज़न आता है, होली है, दीपावली है, किसी की शादी है भाई बहन की, अटेंड करें ना करें, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। नीट को प्रायोरिटी दें या शादी तो एक दिन की होती है तो वो अटेंड करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और फाइनली खुद को मेंटेन कैसे रखें एक साल तक के टाइम पीरियड तक। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं बेटा जहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली एक जो गाइडेंस चाहिए होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सारे लोग बहुत ज़्यादा ही आपको मोटिवेट नहीं करते। मुझे लगता है आपके जिस पाथ पे आप हो उस पाथ पे जो जो लोग होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते ही होंगे। बट स्टिल बहुत बार ऑफलाइन में ये होता है कि टीचर्स ऑलरेडी सर्टेन टाइम बोल देते हैं, ठीक है आप पढ़िए इस चीज़ को। तो मुझे लगा कि एक ओवरव्यू अपन देते हैं, एक थोड़ा सा डिटेल्ड ओवरव्यू इन सब चीज़ों पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग, ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है। तो समझिए, कोचिंग में आप कभी भी देखते होंगे अपने आसपास तो 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं। जनरली मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि कैटेगरीज अपन 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को बांट सकते हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो क्लासरूम जाते ही इसलिए हैं कि उनको एन्जॉयमेंट करना होता है ना, किसी को देखना है, किसी को कुछ करना है, मस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। घर वाले भी उनसे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, ठीक है कोचिंग में ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो एक कैटेगरी तो वो स्टूडेंट्स की होती है ना, जिनका पर्पज़ शायद बहुत बड़ा नहीं होता लाइफ में, जिनका पर्पज़ एक स्मॉल पर्पज़ होता है कि जो लोग बस प्रेजेंट में जी रहे होते हैं और जिनको लगता है कि हर दिन एक मस्ती भरा दिन होना चाहिए। एक कैटेगरी तो वो हो सकती है। सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स की होती है जिनका एम कुछ ना कुछ ज़रूर होता है बेटा, और ये जो कैटेगरी है वे एक मेजर कैटेगरी होती है। बट जिनको अगर क्लासरूम में थोड़ा एनवायरनमेंट हंसी मजाक हो रहा है वो भी उनको चाहिए होता है, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दोस्ती भी चाहिए होती है, थोड़ी बहुत किसी से हम साथ किसी के रहें, किसी के साथ ग्रुप स्टडी कर लें, किसी के साथ नोट्स शेयरिंग करना, ये देना वो देना। तो जिनको थोड़ा सा
आउटर एटमॉस्फेयर भी इम्पैक्ट करता है, एज वेल एज जिनका एम पढ़ाई करना भी होता है। ये मेजर स्टूडेंट्स होते हैं, ये होते हैं। और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, इनका परसेंटेज तो हालांकि बहुत कम है, बट ये स्टूडेंट्स जो होते हैं इनका एक ही एम होता है। इनका एम जस्ट अर्जुन की तरह होता है कि अपन को सिर्फ यही चाहिए, जो एम है उसके अलावा ना कुछ सोचा है ना कुछ सोचेंगे, और हमें यही चीज़ चाहिए। मैं कई बार क्लासरूम में देखता हूँ, जैसे हम भी थोड़ा हंसी मजाक अगर करते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, क्लासरूम में अगर कोई भी टीचर हंसी मजाक कर रहा है या वो बहुत ज़्यादा टाइम अगर वो ख़राब कर रहे हैं तो उनको लगता है कि इस टाइम पे पढ़ाना चाहिए था, ये टाइम ख़राब हो रहा है, और वो थोड़ा सा उस टाइम पे एक थोड़ा सा अलग तरीके से फील करते हैं। उनको ऐसा फील होता है बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास एंजॉय कर रही है उस मोमेंट को, बट उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, इस टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए थी। ये जो क्लास है ये बहुत कम परसेंटेज की क्लास है, बट कहीं ना कहीं ये लोग सबसे ज़्यादा सक्सेस पाने वाले लोग होते हैं। तो बेटा अगर ऐसे क्लास में आप आते हो, अब आप देख लीजिए आप कौन सी क्लास में हैं। आप मोस्ट सीरियस वाली क्लास में हैं, या आप सीरियस प्लस आउटर एटमॉस्फेयर दोनों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, या फिर आप टोटली एक एन्जॉयमेंट पर्पज़ से वहाँ पर जा रहे हैं। तो एन्जॉयमेंट मतलब टाइम पास पर्पज़ से आप जा रहे हैं, आपका कोई बहुत ख़ास एम नहीं है तो आप वहाँ पर जा रहे हैं। तो देखिए, जिनका कोई एम नहीं है तो उनके लिए ऑफलाइन इसलिए थोड़ा ठीक है कि क्लासरूम में जब वो जाते हैं तो थोड़ा सा टीचर उनके सामने जब होते हैं तो उनको सुनते हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा चीज़ों में आई थिंक ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन उनके लिए थोड़ा सा बेटर रहता है। लेकिन जो लोग मोस्ट सीरियस होते हैं उनके लिए बेटा ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म हो जाते हैं साबित। क्यों, समझिए, क्योंकि वो कैटेगरी है जिसको टाइम वेस्ट नहीं करना, जिसको चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, जिसके लिए टाइम की बहुत कीमत है। तो वो लोग वहाँ जाके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं शो कर पाएंगे, वो ऑनलाइन भी उतना ही इम्प्रूवमेंट शो करेंगे, और शायद उनके लिए ऑनलाइन क्लासरूम लेना ज़्यादा बेटर रहता है। घर पे रहिए, आराम से पढ़िए, आपको पता है कैसे खुद को मेंटेन करना है। तो पहली चीज़ तो ये रही कि ऑनलाइन ऑफलाइन में से क्या चूज़ करना चाहिए। दूसरी बात बेटा ये होती है कि हम पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए नंबर ऑफ़ आवर्स कितने निकालें हम। देखिए 24 आवर का डे होता है, 24 आवर के डे में आपको मैं ये मानूंगा कि मिनिमम 12 घंटे निकालना मस्ट है। बहुत लोग होते हैं 16, 17 घंटे, 15 घंटे, नहीं इतना मत निकालिए, बट एटलीस्ट आप 12 घंटे निकालिए। 12 घंटे कब, जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि 5-6 घंटे की मिनिमम कोई कोचिंग होगी, घर वर आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा, तो आपको ओवरऑल कोचिंग का टाइम प्लस सेल्फ स्टडी तो आपको मिनिमम 12 घंटे की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि अगर 12 से कम आप निकालेंगे तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएंगी आपकी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जहाँ पे और जाने आने में टाइम वेस्ट होना, ड्रेसअप होना, ये होना वो होना, इस चीज़ों में सब में टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो आप 11 घंटे भी मान सकते हैं। 1 घंटा आपने जो इधर उधर जाने में वेस्ट किया वो आप उसमें और सेव कर सकते हैं। 11 घंटे आई थिंक सफिशिएंट रहते हैं। अब आते हैं टाइम टेबल पे बात। टाइम टेबल कैसा करें, क्या करें। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं टाइम टेबल देखता हूँ कैसे बने होते हैं। सुबह 6:30 वेकअप, जल्दी जगना, 6:30 to 6:45 चाय पीना, 6:45 to 7 दिस वन ये काम करना, 7 o'clock से लेके 7:30 तक जूलॉजी पढ़ना, 7:30 से लेके 8 o'clock तक केमिस्ट्री पढ़ना, देन आफ्टर दिस वन, देन आफ्टर ब्रेकफास्ट करना, देन आफ्टर कोचिंग जाना, देन वहाँ से आना, 1:30 बजे आके सोना। ये टाइम टेबल सबसे ख़राब टाइम टेबल होते हैं। कभी भी बॉडी को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मुझे 1:30 बजे सोना है। समझिए आपको नींद नहीं आ रही है, बट आपके टाइम टेबल में मेंशन है कि आपको सोना है, तो आप क्या करेंगे, बिस्तर में पड़े रहेंगे, आप उठेंगे नहीं। आपके टाइम टेबल में मेंशन है 5 बजे जगना है, 5 बजे जग के मुझे फिजिक्स को रिवाइज़ करना है, बट आपकी बॉडी जगेगी नहीं, आप नींद में रहोगे तो आप जग ही नहीं पाओगे। और अगर आप जग भी गए तो शायद आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि आंखों में नींद होगी आपके। तो कभी भी इस तरीके के टाइम टेबल मत बनाइए। मैं टाइम टेबल पे एक थोड़ा सा डिटेल चर्चा करूँगा। टाइम टेबल हमेशा कैसा होना चाहिए, मैंने क्या कहा आपको कि आप पूरे दिन में डिसाइड करिए कि आपको 12 घंटे निकालने हैं।
अब ये 12 घंटे को आप डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट के वाइज। आप सपोज़ करिए 5-6 घंटे आप कोचिंग में बिता रहे हैं, तो मैं 6 घंटे की स्टडी मांगता हूँ आपसे कि आप 6 घंटे की स्टडी और करेंगे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। तो वो 6 आवर की जो स्टडी है बेटा, आप 6 आवर की स्टडी में ये डिसाइड करिए कितना टाइम किसको देना है। जैसे अगर नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बायो के लिए 2 घंटे दे सकते हो। रिमेनिंग 4 आवर जो हैं उसमें से 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे में बायो, मतलब इट इंक्लूड द जूलॉजी एज वेल एज द बॉटनी पार्ट। वो 2 घंटे में पोर्शन, बाकी 2 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन ये रहे। अब ये 2 घंटे उस कब निकालने हैं आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मन है, किसी दिन आप बहुत थक गए, आप सोना चाहते हैं, 1:30 बजे 2 बजे कोचिंग से आने के बाद आप डेफिनेटली सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट शाम को आपको वो टाइम निकालना है। किसी दिन आपको नींद नहीं आ रही है, आप दोपहर में पढ़ना चाहते हैं बट शाम को जल्दी सोना चाहते हैं, आप बिल्कुल सोइए, लेकिन आपने दोपहर में टाइम निकालना है उतना। किसी दिन आप दोपहर में भी सोना चाह रहे हैं और शाम को भी, सपोज़ करिए किसी वजह से आपको शाम को भी नींद जल्दी आ रही है, तो फिर वहाँ पे आपको सुबह जल्दी जगना है। मेरा मतलब ये है 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायो, ये टाइम आपको हर हालत में निकालना पड़ेगा। कब निकालते हो, कैसे निकालते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी निकालिए, कोई फ़र्क नहीं। तो आई थिंक बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि टाइम टेबल जो बने वो आपका ये फिक्स वाइज ना बने कि हम इतने बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। सपोज़ करिए कहीं पे आप मेस में कहीं पे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, मेस का खाना मिल रहा है, किसी दिन खाना लेट हो गया, अब आपके अकॉर्डिंग तो 9 बजे तक खाना खा लेना चाहिए था, बट सपोज़ करिए नहीं मिल रहा है खाना, तो वहाँ पे वो चीज़ आपके लिए मैटर करेगी कि आपको नंबर ऑफ़ आवर्स अपने मेंटेन रखने, कांस्टेंट रखने, बस इतना सा काम। अब आते हैं इस बात पे कि पढ़ें कैसे। टाइम टेबल पे बात की, पढ़ें कैसे इस चीज़ पे आते हैं। देखिए, यूजुअली मुझे 8-9 ईयर्स लगभग पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, तो मैंने जो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है स्टूडेंट्स में, वो ये ऑब्ज़र्व करी है कि जो मोस्ट सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, उनका क्लास में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो टोटली अलग होता है। रिमेनिंग जो क्लास है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड टोटली अलग है। रिमेनिंग क्लास आप खुद ऑब्जर्व करना, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो एक ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, ऐसा फील करोगे आप खुद कि ऐसा होता है हमारे साथ में, हाइपोथेटिकल नहीं है कुछ भी चीज़। तो जो मैक्सिमम क्लास है बेटा, वो क्लासरूम में सिर्फ इसलिए जा रही है कि इसको नोट्स बनाने हैं, केवल वो जाते हैं, टीचर की बात सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने तक ही उनकी जनरली स्टडी रहती है। अगर मैं क्लास फिनिश होने के बाद में किसी स्टूडेंट से ये पूछूं कि आज की क्लास का एक ओवरव्यू आप दीजिए, क्या क्या किया हमने, और थोड़ा सा बताइए किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री की रिएक्शन बताइए या कुछ भी चीज़ बताइए, तो बहुत रेयरली स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो ये आंसर कर पाते हैं कि आज हमने क्या किया परफेक्टली, परफेक्ट वे में। ओवरव्यू नहीं, ओवरव्यू तो कोई भी दे देगा कि आज हमने ग्रिग्नार्ड किया हुआ, ये तो कोई भी बता देगा, बट ग्रिग्नार्ड में क्या किया हमने, तो बहुत कम आंसर्स मुझे वहाँ से मिलते हैं, वरना मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ नोट्स बना रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो समझिए। जब आप क्लास का केवल 20-30% ही गेन करोगे, तो आप रिमेनिंग जो 70-80% है वो आप घर पे जाके पढ़ते हो, वो आप घर पे जाके रिवाइज करोगे चीज़ों को। जबकि मैं क्या बोलता हूँ कि कैसा होना चाहिए कि क्लास में प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना होना चाहिए, एटलीस्ट 70-80% क्लास की चीज़ों को क्लास में फिनिश करिए। मेरी बात दोबारा समझिए, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ पे, क्लास की चीज़ों को क्लास में फिनिश करिए लगभग 70-80%। मतलब अगर कोई आपसे पूछे क्लास फिनिश होने के बाद में कि आज हमने क्या किया, तो एटलीस्ट आप 100% ना बता पाओ तो 70-80% चीज़ें आप बता दो, वो आपके ब्रेन में रहना चाहिए। एक मेरी स्टूडेंट थी, वो अभी MBBS कर रही है अभी, उसके अंदर मैंने एक ऐसा नेचर देखा था कि वो जब बायो लेके बैठती थी वो क्लास में, तो NCERT को साथ लेके बैठती थी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो क्लास की लगभग बायो की 90% चीज़ों को क्लास के दौरान में फिनिश कर लेती थी। उसको पता रहता था कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। जो कुछ टर्म्स होते थे या जो कुछ याद करने ही वाली चीज़ होती थी, उनको जाके वो घर पे करती थी। तो समझ मेरी बात को, 2 स्टूडेंट्स में कंपेयर करिए। एक स्टूडेंट वो है बेटा जो
क्लास का केवल 20-30% ही गेन कर रहे हैं। तो जो मैंने 6 आवर्स की स्टडी बोली है उसमें क्या करेंगे वो, उसमें ये करेंगे कि बाकी का जो 70-80% पोर्शन है ना वो घर जाके वो काम कर रहे होंगे। मतलब एक बार क्लास में हुआ और वापस आपने अपनी स्टडी का मैक्सिमम टाइम किस में लगा दिया, उस चीज़ को दोबारा फिनिश करने में लगा दिया, रिमेनिंग 70-80% पोर्शन। जबकि एक स्टूडेंट वो है जो क्लास का 70-80% पार्ट उसने क्लास में ही फिनिश कर लिया, समझिए। अब उसको जो करना है वो केवल 20-30% करना है। तो जो उसके पास में 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी का टाइम है, उसमें से जो 20-30% करने में वो कितना टाइम गया, बहुत कम टाइम जाएगा। तो रिमेनिंग टाइम में वो क्या कर सकता है, रिमेनिंग टाइम में उसके पास मल्टीपल चीज़ें हैं करने के लिए। वो चीज़ों को रिवाइज कर सकता है, वो क्वेश्चंस लगा सकता है, वो नए टॉपिक्स पढ़ सकता है, वो थोड़ा सा बियॉन्ड द बाउंड्री जाके पढ़ सकता है। ये सब चीज़ें वो कर सकता है क्योंकि उसके पास में टाइम अवेलेबल है। बट एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास में टाइम ही अवेलेबल नहीं होगा, वो नया कुछ क्या कर पाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हैं, उनके जो मॉड्यूल्स गिवन होते हैं उनके। क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि वो क्लास में जो कराई हुई चीज़ें हैं अपना मैक्सिमम टाइम उसको वापस फिनिश करने में लगा देते हैं। तो यूज़ योर ब्रेन। क्या करना है, क्लास की चीज़ों को क्लास में ही फिनिश करना है, ये रखिए दिमाग में। एक और स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट ऐसा था मेरी क्लास में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के। एक स्टूडेंट ऐसा था कि अगर कभी कोई जोक भी करता है, मैं जैसे क्लास में हंसा रहा हूँ, किसी एक बात पे कोई मान के चलिए कोई लाइट सी कोई बात आ गई है और क्लास पूरी हंस रही है, बट उस स्टूडेंट को मैंने कभी नहीं देखा कि क्लास के माहौल में वो घुल मिल गया हो। नेवर नेवर एवर। वो स्टूडेंट इतना जेन्युइन, इतना सीरियस, इतना शानदार स्टूडेंट था वो, चाहे पूरी क्लास कुछ भी करे बट नहीं, उसका दिमाग आप हटा नहीं सकते हो। उसका कंसंट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हटेगा नहीं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे जाते हैं। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना, क्लास की चीज़ों को क्लास में फिनिश करना, सो दैट आपके लिए टाइम मिल जाए। दूसरी बात, नेक्स्ट बात जो करते हैं बेटा, वो करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, नीट के जितने भी लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एक कॉमन बात समझाता हूँ, सबके आंसर यस में आएंगे। अगर आपने 11th-12th के भी कुछ पेपर दिए हैं, अगर आप नीट में रिपीटर या फ्रेशर बैच में, तो आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। मैक्सिमम लोगों का एक चीज़ कंसर्न ज़रूर मिलेगा, सर घर पे तो क्वेश्चन हो जाते हैं, क्लास जब एग्ज़ाम दे रहे होते तो क्वेश्चन नहीं होते। घर पे तो सपोज़ करिए 50 क्वेश्चन मैंने लगाए तो 50 में से सर 45 क्वेश्चन हो जाते हैं, आउट ऑफ 50-45 क्वेश्चन हो जाते हैं। बट जब वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन से ट्राई कर पाते हैं और उसमें से भी 5-7 गलत हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, कभी सोचने की कोशिश करी, क्यों होता है ये? ऐसा क्या हुआ? जो चीज़ आप घर पे कर पा रहे हो वो एग्ज़ाम में नहीं हो रही है, कुछ तो हुआ होगा ना। समझिए, मैं समझाता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट जो घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हैबिट्स चेंज करनी है। अगर ये हैबिट्स चेंज करेंगे तो मान के चलना कि सिलेक्शन मुश्किल नहीं होता, सिलेक्शन बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए। बस जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को एज इट इज़ कर लेना अच्छे से, सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। समझिए, क्लासरूम में सबसे पहले, मतलब जब आप घर पे किसी एक्सरसाइज को करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपने सिंपली आज एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से अपन ने केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इधर टॉपिक फिनिश किया और तुरंत उसके बाद में हम क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं। उसके कुछ हमने क्वेश्चंस लगाए। पहली मिस्टेक यही होती है, कभी भी जब आप नीट का पेपर दोगे तो क्या, एक बात बताइए, क्या नीट से जस्ट पहले 1 घंटे पहले क्या आप सारा सिलेबस पढ़ रहे होगे? पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी जूलॉजी, पूरी बॉटनी? क्या ये पॉसिबल है कि नीट से जस्ट पहले आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो? नीट से कम 1 हफ्ते पहले तक बेटा जो आपने पढ़ा होगा ना, उसको भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो कभी भी ऐसा मत करना कि इमीडिएटली पढ़ा और इमीडिएटली क्वेश्चंस लगाए, नहीं। लेट योर ब्रेन फॉरगेट द थिंग्स। अपने ब्रेन को थोड़ा सा अलाउ करिए कि वो चीज़ों को भूल के तो दिखाए। कोई टॉपिक मैंने आज पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आज अगर पढ़ा,
तो इमीडिएट क्वेश्चंस मत लगाइए, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने जो चीज़ जस्ट अभी पढ़ी है, आधा घंटे पहले पढ़ी है, 20 मिनट पहले पढ़ी, उनके क्वेश्चंस तो आप लगा ही दोगे। प्रॉब्लम वहाँ नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आएगी कि जब आपने आज पढ़ा है और आपका ब्रेन 24 घंटे के अंदर कुछ चीज़ें भूल जाएगा, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। समझ आ रही है मेरी बात? तो कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस और अपने घर पे परफॉर्मेंस बराबर चाहिए, तो घर पे भी वही ट्रिक्स अप्लाई करना जो एग्ज़ाम में होती है। रिमेनिंग कम से मतलब एटलीस्ट 24 आवर पहले आप रिवाइज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, तब आप क्वेश्चंस लगाएंगे। आज आपने अगर कुछ भी पढ़ा है तो एटलीस्ट 24 आवर का टाइम दीजिए अपने ब्रेन को, सो दैट वो चीज़ों को भूल सके। फिर आप क्वेश्चंस लगाइए, तो आप देखेंगे कि कई जगह आप अटकोगे, कई जगह आप फॉर्मूले भूलोगे, कई जगह आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भूलोगे। वो आपके वीक पॉइंट्स बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होते। एक रीज़न ये है। दूसरा, जब भी अपन क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं उस टाइम पे बेटा हम क्या कर रहे होते हैं, सपोज करिए एटॉमिक स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भूल गए, पन्ने पलटे, नोटबुक पास में रखी होती है, पन्ने पलटे, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया, आंसर करेक्ट आ गया, अपन ने टिक कर दिया उसको कि ये आंसर तो हमारा करेक्ट है। क्या आपको एग्ज़ाम में कोई नोटबुक देने वाला है? क्या एग्ज़ाम में अगर आप प्लांक कांस्टेंट भूल गए तो ये कोई बताने वाला है कि प्लांक कांस्टेंट की ये वाली वैल्यू होती है, इसको लिख के आंसर निकाल दो? थिंक अबाउट इट, थिंक, सोचिए। नहीं। तो कभी भी सेकंड जो चीज़ है, कभी भी अगर आप घर पे चीज़ों को कर रहे हैं तो कभी भी बेटा हेल्प नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। नाइदर आप बुक खोलेंगे, ना आप नोटबुक खोलेंगे, ना आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, ना आप मोबाइल का यूज़ करेंगे। जो जो एग्ज़ाम में होता है वही चीज़ घर पे भी अप्लाई करनी है। दूसरी चीज़ है ये, समझ आ गई होगी मेरी बात? कुछ भी हेल्प नहीं लेनी है। तब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो वही रिजल्ट दिखेंगे जो एग्ज़ाम में दिखते हैं आपको, वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे दोनों जगह पर। तीसरी बात, एक बात बताइए, नीट के एग्ज़ाम में मायने क्या रखता है, टाइम या नॉलेज? आपको लगता है जो 18 लाख लोग पेपर देता है नीट का, वो लोग बेवकूफ़ होते होंगे? नहीं ना, वो सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, 12th क्लास पास कर रहे होते हैं या 12th पास आउट होते हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये है कि 18 लाख लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़े नहीं थे या वो लोग केवल वही मजाक के लिए आगे पेपर देने के लिए, नहीं। उनमें से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट, मान के चले 18 लाख में से 17 लाख स्टूडेंट ऐसा है जो सीरियस होता है नीट के पेपर को लेकर के। वो प्रॉब्लम कहाँ फेस करता है कि जो नीट का पेपर है वो 3 घंटे के अंदर करना है, वो ड्यूरेशन वाला मैटर फंसता है वहाँ पर। अगर वो ड्यूरेशन वाला कैपिंग हटा दी जाए तो नीट के पेपर को बहुत स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। नीट का पेपर मुश्किल नहीं होता है, सॉल्यूशन बहुत लोग कर सकते हैं, उसको बहुत लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि सॉल्व करना है बट विद इन दैट टाइम फ्रेम। तो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है ही, बट नॉलेज से भी कहीं एक पॉइंट आगे ज़रूरी है टाइम का ध्यान। जब हम घर पे क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं, आप फील करना, ये सारी चीज़ें वही हैं जो चीज़ें आप फेस करते होंगे घर पे जब अपन क्वेश्चन लगा रहे होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 लगाना शुरू किया हमने और हम 50 क्वेश्चन को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सुबह से लेकर के शाम लगाए पड़े हैं। क्या पेपर इतना अलाउ करता है आपको टाइम? ध्यान देना मेरी बातों पे, पेपर अलाउ नहीं करता। नीट के अकॉर्डिंग अगर मानूं 45 क्वेश्चन करने होते हैं और 45 मिनट का ही लगभग टाइम मान लीजिए। ओवरऑल टाइम 3 आवर्स होता है, कुछ OMR भरने में चला जाता है। तो आप, जैसे मैं अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 45 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट होते हैं। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम होता है। तो जब आप घर पे क्वेश्चन लगा रहे हो और 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, तो ऐसा कैसे कर सकते हो कि उसमें 2 घंटे 3 घंटे का टाइम आप लगा रहे हो? एक क्वेश्चन पे आप अटक गए, आधा घंटा लग जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट अपन लगे रहते हैं उस क्वेश्चन के पीछे और अपने 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे कहाँ ख़राब करते हैं पता ही नहीं चलता। गलत एक्सरसाइज है, कभी भी नहीं करनी।
आपके पास करना क्या है, 50 क्वेश्चंस का अगर आपके पास में सेट है तो आप घड़ी लेके बैठिए, 50 मिनट का ही टाइम दीजिए। इनिशियल फेज़ में अगर स्टूडेंट्स हैं कोई भी जो 12th के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट का टाइम, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो जब आपके पास में 60 मिनट का टाइम की कैपिंग रहेगी तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि ये 50 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आउटपुट मैं निकाल लूँ। तो क्वेश्चन करने का दूसरा पैटर्न समझना, आपको क्या करना है, एग्जाम में भी ध्यान रखना और घर पे भी ध्यान रखना। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी सा क्वेश्चन लगा आपको, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको लगा बहुत टफ है। आप क्या करते हैं, एग्जाम में भी उस क्वेश्चन पे अटक जाते हैं और घर में भी होते हैं तो उस क्वेश्चन को करने में लग जाते हैं। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन को देख के विदिन 30 सेकेंड आपका पेन नहीं उठता या विदिन 30 सेकेंड आपके ब्रेन से रिप्लाई नहीं आता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, तो लीव दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उससे ज़्यादा टाइम देना बेवकूफ़ी होती है। उस क्वेश्चन पे अपन हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर हमसे मान के चलिए 10 मिनट का टाइम उसने ले लिया तो उसको अलॉटेड टाइम था 1 मिनट का, उस क्वेश्चन ने ले लिया 10 मिनट का टाइम, तो जो बाकी के 9 मिनट्स में 9 क्वेश्चन करने थे उनका हिसाब कौन देगा। गेटिंग माई पॉइंट ना, मेरी बात समझ रहे होगे आप लोग। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट का ही टाइम मिलना चाहिए था। तो अगर किसी क्वेश्चन में सपोज करिए ऐसा लगता है आपको कि आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हो और उसके भी सही होने की प्रोबेबिलिटी अगर बहुत कम है, तो लीव दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करिए, आपको लगा कि बहुत टफ है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको लगा कि बहुत टफ है, छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन जब लगातार टफ आ जाते हैं तो फिर 3-4-5 क्वेश्चन लगातार ईजी भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड सो ऑन। आउट ऑफ 50 मैंने सपोज करिए 10 क्वेश्चन छोड़ ही दिए जो बहुत टफ थे, जो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन नहीं हो सकते मेरे से या टाइम बहुत लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, छोड़ देना ज़्यादा बेटर आइडिया होता है उस टाइम पे। 40 क्वेश्चंस आपके पास हुए, ये 40 मैंने वो सेलेक्ट किए थे बेटा जो आसान थे, जो मेरे से हो सकते थे, जिनमें मेरे को श्योरिटी थी कि मेरा आंसर करेक्ट होगा, ये वो क्वेश्चंस थे। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन थे जिनमें मेरी श्योरिटी नहीं थी, वो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी हटा चुका हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये करना है कि पहले तो एलिमिनेट करना उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस टफ थे, रिमेनिंग बचे 40 क्वेश्चंस। जब आपने 40 इजी वाले ही सेलेक्ट किए या मॉडरेट सेलेक्ट किए हैं तो टाइम 40 मिनट से भी कम लगना चाहिए। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन का 1 मिनट, लेकिन क्वेश्चन इजी थे तो कम लगना चाहिए। अब जो बचे हुए 10 मिनट हैं आपके पास में, उसमें आप फ्री हैं, किसी भी क्वेश्चन को पकड़िए। आपको 10 मिनट भी ख़त्म हो जाए तो भी कोई परवाह वाली बात नहीं है, आपके 5-5 मिनट में 2 क्वेश्चन होते हैं तो भी कोई परवाह वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल चुके हो। मेरी बात समझना, आप क्वेश्चन के लास्ट तक आप जा चुके हो। क्वेश्चन नंबर 50 जहाँ पर लिखा हुआ है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपने वहाँ तक पहुँच गए हो आप। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे ही अटके रहते, जो टफ क्वेश्चन था, अगर आप वहीं अटके रहते तो आप कभी भी क्वेश्चन नंबर 50 तक नहीं पहुंच पाते। और क्या पता क्वेश्चन नंबर 50 बहुत आसान होता, बहुत क्विकली हो जाता क्वेश्चन नंबर 50। इसलिए बोल रहा हूँ, सेलेक्टिव मैकेनिज्म ऑलवेज वर्क करती है पेपर में। सेलेक्टिव मैकेनिज्म का मतलब है आपको पहले सेलेक्ट करना है टफ, जो मेरे बस के बाहर की बातें वो छोड़ो, और जो मेरे काम की चीज़ है मुझे उसको मतलब रखना है। कभी भी क्वेश्चन को सीक्वेंशियल मत करना कि एक क्वेश्चन है तो दूसरे पे लग गए, जब तक दूसरा होगा नहीं तब तक हार नहीं मानेंगे। नहीं, ये एक हार ना मानना एक बहुत अच्छी बात है, बट सर्टेन टाइम हार ना मानना एक बेवकूफ़ी भी हो जाती है। आप पत्थर में से पानी निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, सपोज़ करिए 15 से 20 मिनट अगर आपके वेस्ट हो गए, तो आप क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुँच ही नहीं सकते हो। अगर आपका वो क्वेश्चन पहली बात तो गलत ही होगा, सही होने के चांस बहुत कम है, और अगर सही होता भी है तो फ़ायदा क्या कर लिया आपने। एक क्वेश्चन के चक्कर में अगर 10 क्वेश्चन छोड़ दिए आपने, तो एक क्वेश्चन से बेनिफिट हुआ प्लस के 4 नंबर का, 10 क्वेश्चन से लॉस हुआ आपके माइनस के 40 नंबर का। बताइए कहाँ बेनिफिट है। इसलिए बोल रहा हूँ, सेलेक्टिव मैकेनिज्म ऑलवेज वर्क करती है। क्वेश्चन लीव करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को छोड़ने की हैबिट डालिए। जो क्वेश्चन टफ है, लीव दैट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ सेलेक्टिव मैकेनिज्म। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका घर में स्कोर आता है और जो पेपर में स्कोर आता है वो सिमिलर मिलेगा।
हमारे पास क्या टेंडेंसी है, हम क्या करते हैं यूजुअली स्टूडेंट, घर में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, एग्ज़ाम में सिनेरियो ही बदल जाता है, एग्ज़ाम में आउटर एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है, हेल्प मिलती नहीं है किसी भी चीज़ की, ना कैलकुलेटर है ना बुक है ना कुछ है, टाइम बाउंडेशन रहता है, वहाँ पर टाइम भागता है, एग्ज़ाम में बहुत जल्दी टाइम भागता है। हमारे पास घर में टाइम ही टाइम होता है, इसलिए घर में क्वेश्चंस हो जाते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये कुछ बातें हैं जिनसे अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो घर में और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके बराबर होने लगेंगे। तो जो घर में परसेंटेज आती है वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में भी आने लगेंगी। अब आते हैं 40 क्वेश्चंस आपने कर लिए, जो 10 क्वेश्चंस बचे आपके पास, घर में बता रहा हूँ, जो 40 क्वेश्चंस आपने कर लिए, 10 क्वेश्चंस बचे। नाउ दीज आर द डाउट्स ऑफ योर्स, ये क्वेश्चंस आपके डाउट बनते हैं। अब इन क्वेश्चंस पे आप पहले खुद मेहनत करिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, बिकॉज अब आपको मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल चुका है, एग्ज़ाम आपका हो चुका है, अब आप घर पे ही हैं और घर पे ही सिंपली आप उन क्वेश्चंस में टाइम लगाइए, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, बट वो क्वेश्चंस डाउट हैं, पुट अ स्टार ऑन दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस पे स्टार पुट कर देना। जीवन में कभी भी अगर ये नीट से पहले एक्सरसाइज दोबारा करो तो बाकी क्वेश्चंस करो मत करो, ये जो 10 क्वेश्चंस थे इनको ज़रूर करके जाना, क्योंकि जहाँ फर्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, गारंटी है सेकंड टाइम में भी आप अटक जाओगे इस क्वेश्चन में। तो इन 10 क्वेश्चंस को जो हमने छोड़ दिए थे, ये 10 क्वेश्चंस तो हमें ज़रूर करके ही जाने हैं किसी भी एग्ज़ाम में जब अपन बैठेंगे तब। ये पॉइंट्स हुए, ठीक है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पे अगर हम करेंगे चीज़ें तो बहुत बेटर रहेंगी। नेक्स्ट एक पॉइंट पे मूव करते हैं। पॉइंट ये आता है बेटा, जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था टाइम टेबल में 6 आवर्स आपके पास सेल्फ स्टडी, 6 आवर्स की कोचिंग, 12 आवर्स का टाइम होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम क्लॉक, कि वो कब पढ़ना है क्या पढ़ना है वो आप खुद अपनी अकॉर्डिंगली बॉडी के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कब कौन सी चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन एक टाइम टेबल आपका डेली होना चाहिए 6 आवर्स, एक टाइम टेबल आपका वीकली होना चाहिए, एक टाइम टेबल फोर्टनाइटली और एक टाइम टेबल मंथली होना चाहिए। आप कहेंगे समझे नहीं सर, ये क्या मतलब है? समझिए, एक वीक में एक संडे मिलेगा, या जिस दिन भी आपके कोचिंग की छुट्टी होती है, या जिस दिन भी आप ऑनलाइन में भी चाहते हैं कि एक दिन अपन ऑफ जैसा माने, अगर आप वैसा कुछ करते हैं तो एक वीकली टाइम टेबल ज़रूर ऐसा बनाइए जब आप प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। वीक में कुछ भी नहीं निकालना, वीक में सिर्फ आपको 1.5 से 2 घंटे निकालने हैं वन सब्जेक्ट के लिए, फॉर पर सब्जेक्ट 1.5 से 2 घंटे। इस वीक में क्या करेंगे, हमें वो रिवाइज़ करना है जो हमने एटलीस्ट 15 दिन पहले पढ़ा होगा या एटलीस्ट हमने 20 दिन पहले पढ़ा होगा, वो हमें रिवाइज़ करना है। ब्रेन की एक मैकेनिज़्म है बेटा, ब्रेन में जितनी ज़्यादा चीज़ें आप रिवीजन मोड पे डालेंगे उतना ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट होगा, रेदर देन वन टाइम आपने बहुत उसमें मेहनत करी, रट्टा मार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और आप सोचेंगे कि ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करेगा। नहीं, बेटर क्या होता है, बेटर है रिवीजन मोड डालना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आज पढ़ लिया, फिर इसका नंबर रिवीजन का तभी आएगा जब नीट का पेपर होगा या बीच में एक बार और आ जाएगा। ऐसा नहीं, ये गलत एक्सरसाइज है। आप वीकली 1.5 घंटा, मुझे लगता है वीक निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता। जिस दिन आपका टेस्ट होके चुके, सपोज करिए संडे टेस्ट होता है तो संडे की इवनिंग में आप फ्री हैं, या मंडे आई थिंक स्टूडेंट्स का सबसे रिलैक्स्ड रहता है क्योंकि टेस्ट होके चुका होता है और मंडे को नया सिलेबस हुआ नहीं होता है, तो मंडे रिलैक्स होता है, मंडे वाले दिन निकाल लीजिए। 1.5 घंटा निकालना है, उसमें आपको वो रिवीजन करना है जो आपने 15 से 20 दिन पहले किया होगा। फोर्टनाइटली 15 दिन में एक दिन 1 घंटा निकालना है। वीकली कितना, डेली में कितना निकल रहा था पर सब्जेक्ट 2 घंटे, वीकली कितना निकल रहा है 1.5 घंटे। मंथ में या फोर्टनाइटली निकालिए आप कितना, 1 घंटा निकालिए। फोर्टनाइटली 15 दिन में एक दिन आधा घंटा निकालिए, 1 घंटा निकालिए। किस चीज़ के लिए, आपको सारा वो रिवाइज करना है जो आपने लगभग 1 महीने पहले पढ़ा होगा। गेटिंग माई पॉइंट ना, मेरी बात समझ रहे होंगे। रिवीजन मोड अगर आपका चलेगा और अगर आप क्विकली रिवाइज भी करते हैं, अगर आप वीकली रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप डेली भी रिवाइज कर रहे हैं, तो टाइम टेकिंग जो होगा बहुत कम हो जाएगा मंथली। फिर एक टाइम आप निकालिए 1 महीने में एक बार, या फिर आप मान सकते हैं लगभग 2 महीने में एक बार भी निकाल सकते हैं। 2 से 3 घंटे आप निकालिए, लगभग वो पढ़ने के लिए कोशिश करिए
जो आपने लगभग 2-3 महीने पहले जाके पढ़ा है। जैसे सर्टेन जगह पे क्या होता है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री को हुए लगभग 2-3 महीना हो चुका है, उन स्टूडेंट्स का ध्यान केवल ऑर्गेनिक पे है। फिजिकल हो गई, जैसे नीट का पेपर दे लिया हो उन्होंने, पता ही नहीं है फिजिकल कहाँ गई हो। अगर ये हैबिट रखोगे तो आपका कभी सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा। आपको क्या करना है, रिवीजन मोड रखना है। आप 2 महीने में एटलीस्ट एक दिन ऐसा निकाल सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे की आप फिजिकल को रिवाइज करिए। वो सब्जेक्ट या वो चीज़ रिवाइज करिए जो आपने लगभग 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन मुझे लगता है निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो टाइम टेबल डेली वाइज है, एक वीकली, एक फोर्टनाइटली और एक मंथली या बाई मंथ हो सकता है, 2 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। इसका फ़ायदा क्या है, एक स्टूडेंट्स की जनरली जो शिकायत है वो समझना है ना। आप थोड़ा सा फील करेंगे बहुत सीरियस अगर हो रहा है तो बता देना मुझे, है ना। इतना सीरियस रहता नहीं हूँ क्लास में जनरली, लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, सामने आपके पास कैमरा होता है, कोई स्टूडेंट्स होते नहीं है, ऑडियंस होती नहीं है, तो फिर क्या रहता है कि फिर यूँ लगता है कि टाइम वेस्ट ना किया जाए और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आउटपुट दिया जाए, ठीक है। ऑनलाइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स को ऐसे देखता हूँ पूरा टाइम हाँ में जा रहा है या कुछ भी अनर्गल बातें जो उस पॉइंट पे नहीं है, तो ऐसा नहीं, हम नहीं करते ऐसा। तो मेरा मतलब ये है बेटा कि बहुत सारे लोगों का मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो क्या रहता है, सर एक बात बताइए, इस संडे को माइनर हो रहा है हमारा, मतलब कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे AIATS के एग्ज़ाम हो गए या किसी भी कोचिंग के अपने अपने एग्ज़ाम होते हैं, माइनर होते हैं, मेजर होते हैं, और कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड आते रहते हैं। हर कोचिंग ऐसा एक ट्रेंड अपनाती है कि कुछ रिवीजन टेस्ट के नाम पे कुछ प्रीवियस चलता रहता है। स्टूडेंट्स के मेजर प्रॉब्लम, सर एक बात बताइए, हम इसके लिए पढ़ें या हम उसके लिए पढ़ें। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने आप को रिवीजन मोड पे नहीं डालते हो। अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली काम करोगे तो समझ मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, वीकली बेसिस पे भी रिवीजन करना है, फोर्टनाइटली बेसिस पे भी रिवीजन करना है, और एक आपको मंथ या बाई मंथ पे भी रिवीजन करना है। तो ज़रा सोच के दे, क्या आपको रिवीजन टेस्ट के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आपको रिवीजन टेस्ट के लिए अपना जो डेली शेड्यूल है वो हैम्पर करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी आपको ज़रूरत, या पड़ेगी भी तो मैक्सिमम 1 डे निकालिए। अगर आपका संडे को रिवीजन टेस्ट हो रहा है तो सैटरडे का टाइम आप निकाल दीजिए, सैटरडे को रिवीजन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, करंट टॉपिक को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक दिन जाएगा। ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज़्यादा आती है जो लोग कभी रिवीजन मोड में अपने आप को रखते ही नहीं हैं, उनके साथ ही मेजर प्रॉब्लम। वो क्या करते हैं, जो पढ़ रहा है बस वो चल रहा है, वो चल रहा है, पीछे पीछे आगे आगे सब बढ़िया, पीछे पीछे का सब चला गया। ये तरीका गलत है। रिवीजन मोड में खुद को ज़रूर रखिए, ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, और आपके रिवीजन टेस्ट एज वेल एज द करंट टेस्ट को कि मैं उन दोनों में परफॉर्मेंस को आपको बेस्ट करने के लिए। लास्ट एक टॉपिक और डिस्कशन करते हैं कि सर एक बात बताइए, बर्थडे आता है, शादी आती है, सेलिब्रेट करें या ना करें? देखिए, मैं इन सब चीज़ों के बहुत फेवर में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में नहीं हूँ कि नहीं ये सेलिब्रेशन मत करिए, वो मत करिए। बिल्कुल अपने आप को दुनिया से अलग कर लीजिए, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है वो सब करना, है ना। वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, सो वी हैव द फीलिंग्स, हर चीज़ होती है हमारे अंदर, हम नहीं कर सकते। मैं ज़रूर कहता हूँ, नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है नॉलेज। तो ठीक है, वो तो अपनी जगह, बिना नॉलेज के तो कोई कंपटीशन में आप बैठ ही नहीं सकते हैं, बट नॉलेज के साथ साथ टाइम बाउंडेशन चीज़ है। मैंने शायद अपने अब तक के लेक्चर में टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो टाइम बाउंडेशन, तो आप ज़रूर बर्थडे अपना सेलिब्रेट करिए, किसी फ्रेंड का भी आता है ज़रूर सेलिब्रेट करिए, बट टाइम बाउंडेशन। अगर 24 आवर में से आपका आधा घंटे से ज़्यादा किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन में अगर जा रहा है, ये गलत है, नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। मैं कम्प्लीटली डिनाई नहीं करता हूँ कि मत सेलिब्रेट करिए या टोटली अलग हो जाइए। रूममेट का बर्थडे है, किसी और फ्रेंड का बर्थडे है, बहुत क्लोज़ किसी का बर्थडे है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिंपली रूम में खुद को बंद कर लीजिए, वो बुलानी भी है और फिर भी आप नहीं चाहो कि नहीं हम तो पढ़ रहे हैं। एक थोड़ा सा गलत लगता है, फिर यूँ लगता है लोगों को कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एटीट्यूड आ गया है कि आप देखो हम बुला रहे हैं और आप आ भी नहीं रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़रूर जाइए,
बट टाइम बाउंडेशन, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं। होली आती है, दीपावली आती है, दीपावली सिंपली या कोई भी त्यौहार अगर ऐसा आता है, टाइम बाउंडेशन 1 घंटा 1.5 घंटा सेलिब्रेशन करिए, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा सेलिब्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपकी स्टडी हैम्पर होगी, है ना, फिर वो चीज़ नहीं करना है आपको। तो शादी भी किसी की अगर है और आपको लगता है कि अगर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले तो शादी वगैरह जो होती हैं वो बड़े लोगों का काम होता है, उनको जाना चाहिए, रिलेशन निभाने का काम वो करेंगे। बट अगर आपका जाना फिर भी ज़रूरी है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट कि टाइम बहुत ज़्यादा हमारा वेस्ट ना हो जाए उस चीज़ में। क्या बोलता हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना जीवन में, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, मुझे सपोज़ करिए इधर मुझे कुछ एक एन्जॉयमेंट की साधन लग रहा है, इधर कोई फल है और मुझे वो तोड़ना है, तो मेरा पाथ नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। मैं फल यहाँ से तोड़ूंगा और मैं उसको एन्जॉय करूँगा। यहाँ पे कोई चीज़ आती है मैं डेफिनेटली एन्जॉय करूँगा, यहाँ पे कोई चीज़ आई मैं एन्जॉय करूँगा, यहाँ पे कोई चीज़ आई मैं एन्जॉय करूँगा, बट मेरा पाथ नहीं छूटना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ मेरे से बहुत दूर अगर है और मैं उसको लेने के लिए चला गया तो मैं अपने पाथ से डेविएट हो जाऊंगा, और मैं अपने पाथ से अगर डेविएट हो गया तो आगे आने वाले स्टूडेंट्स मेरे से आगे निकल जाएंगे। तो आप जिस रास्ते पर हो उस रास्ते पर चलते हुए अगर आपको कुछ चीज़ें करनी हैं एक्स्ट्रा तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप टाइम बाउंडेशन का ध्यान रखिए, ज़्यादा टाइम ना लगे उन सब चीज़ों में, आप करिए, ठीक है। तो आई थिंक लगभग हमने हर टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया है, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। खुद को मोटिवेशन रखने का बेटा सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आपका अपने एम को लेकर के कितना आपके दिल में वो आग है। तो जितनी वो आग ज़्यादा होगी उतना आप मोटिवेटेड रहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी आपको दुनिया में मोटिवेट नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है। तो कभी भी आपको लगे अगर ऐसा कि आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो बात करिए, अपने रिस्पेक्टिव टीचर के साथ बात करिए। ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे बात करिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप बात करिए मेरे से, अपनी फैमिली से बात करिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिजुविनेट होने की कोशिश करिए, खुद को वापस से एक बार फ्रेम में लाने की कोशिश करिए। आई थिंक बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन नाम की बहुत ज़्यादा दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती नहीं हैं। सिर्फ मोटिवेशन उस चीज़ से मिलता है अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आने लगे हैं तो वो आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत तगड़ा देंगे। आपके नंबर ख़राब अगर आ रहे हैं, एग्ज़ाम में कोई भी टेस्ट हो रहा है उसमें नंबर आपके ख़राब आ रहे हैं तो वो आपको बहुत तगड़ा डीमोटिवेशन दे देंगे। तो प्लीज़ अल्टीमेट डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके नंबर के ऊपर। आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, सेल्फ मोटिवेशन बहुत मिलेगा। 720 में से जिनके नंबर आते हैं 650 प्लस नंबर जिनके आते हैं, और कभी उन्हीं स्टूडेंट्स को देखना वो हमेशा मोटिवेटेड ही रहते हैं। वो कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि डिमोटिवेटेड होते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के नंबर 200, 250, 300 की रेंज में आ रहे होते हैं वो हमेशा रोते हुए रहते हैं, हमेशा उनके चेहरे लटके हुए रहेंगे। तो नंबर ही एक सॉल्यूशन है कि आपको मोटिवेट कैसे रखा जा सकता है, और नंबर कैसे अचीव होंगे ये ऑब्वियस बात है कि आपकी मेहनत से अचीव होंगे। तो आप चीज़ों को ज़रूर एंजॉय करिए। आई थिंक हमने लगभग सारी चीज़ों को एक बार कवर किया है ना, सारे डाउट्स हमने लिए, और यहाँ तक अपन अपना सेशन रखते हैं। बाकी फ़र्दर आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हम इनिशियल फेज़ में हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी बेटर हों और अपनी नॉलेज को अपन लोगों में बांट सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ज़रूरत होती है, उनमें अपन बांट सकें। तो कोशिश है, तो स्प्रेड करिए इस चीज़ को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए और आपके अगर मन में कोई भी चीज़ है, अगर सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो आई कैन हेल्प इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और अगर आप ओवरऑल में अगर बात करेंगे तो मैं ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ज़रूर बता सकता हूँ। सब्जेक्ट में तो नहीं कर पाऊँगा, बट ओवरऑल में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी एग्ज़ाम को फेस करने में, कोई भी चीज़ है, तो आप ज़रूर एक बार बात करना, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए अपन शुक्रिया बोलते हैं सबको। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।